स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद पर आज 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर हरिद्वार में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 550 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इनमें से 281 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 369 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सरकार और बीजेपी ने इसे विकास संकल्प पर्व के रूप में मनाया है। हरिद्वार में आयोजित विशाल जनसभा में बीजेपी के कई नेता भी शामिल रहे। सीएम धामी ने ये विकास योजनाएं आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होंगी वाली बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि जल्दी ही हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम शुरू होगा। इससे पहले सीएम धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन में भी शिरकत की। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। जल्द कॉरिडोर का काम भी शुरू होगा, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया है। विभिन्न सेक्टर में हरिद्वार क्षेत्र के लिए लगभग 550 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, काशी में काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा गंगा का कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसका डीपीआर तैयार हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री 4 साल पूरे किए और कहा कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। 4 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक की भूमिका के लिए चुना था। इन 4 साल में कई चुनौतियां भी आई, लेकिन हर बार ये सभी चुनौतियां मेरे लिए अवसर बन गई। आज का दिन अभी जैसा राम नवमी जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है कि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मुझे तय की और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। और कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कावड़ियों के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं। फिर भी कई जगह पर चोरी छिपे दुकान के मालिक के नाम पर खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम हरिद्वार जिले में हरिद्वार हाईवे पर गुप्ता चाट भंडार में पहुंची, लेकिन अंदर पेमेंट का स्कैनर गुलफाम नाम से सामने आया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और उचित कार्रवाई की बात भी कह रही है। पे दे रखी है। अच्छा, आपने दुकान में किराए पे दे रखी है? ये किराए पे दे रखी है। अच्छा, लेकिन बाहर से क्योंकि लोग अगर रुकेंगे तो गुप्ता चाट के नाम से रुकेंगे। हाँ, वो बात सही है, जब पेमेंट करने जाते हैं तो वो बात आपकी सही है, सब कुछ आप सही कह रहे हैं। हम तो बंद करवा दें, ऐसी कोई बात नहीं, बंद करा देंगे। नहीं, बंद कराने वाली बात नहीं है। हाँ, आपने तो काफी देर से चलाया हुआ है। हाँ, हमारा अपना ही है, हमारे पास कोई सब लड़के है, ऐसी बात कोई नहीं है। वो जो परिसर का मालिक है और दुकानदार दोनों को थाने लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में जो आगे लीगल कार्रवाई की जा सकती है वो हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या वेरिफिकेशन के इन पे या किस इन पे वायलेशन हुआ है उस पर हम एक बार जांच करके आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कावड़ियों के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए, ये हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर स्वामी यशवीर महाराज को रोका गया। कावड़ यात्रा में यशवीर महाराज पहचान अभियान चला रखे हैं, जिसके तहत वो कावड़ रूट पर बने ढाबों की पहचान को लेकर हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन उन्हें उत्तराखंड में जाने की अनुमति नहीं मिली। आपको बता दें कि 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है।
और अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रोटोकॉल में देहरादून डीएम की शिकायत का मसला शांत भी नहीं हुआ था कि फिर एक बार प्रोटोकॉल में गड़बड़ी हो गई। इस बार नाराजगी केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने जताई है, जो कि शुक्रवार को देहरादून आए थे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में वीवीआईपी को मिलने वाले सम्मान पर अक्सर चर्चा होती है। आरोप लगता रहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसर वीआईपीज के प्रोटोकॉल और सम्मान को लेकर गंभीर नहीं हैं। अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रोटोकॉल का मामला शांत भी नहीं हुआ, वहीं शुक्रवार को नया मामला सामने आ गया जब देहरादून आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फ्लीट की व्यवस्था को देखकर नाराज हो गए। केंद्रीय मंत्री ने डीएम के बारे में पूछा, लेकिन वो मिले नहीं, एसडीएम भी नहीं आए। सिविल एविएशन समिट के लिए देहरादून पहुंचे मंत्री जब प्राइवेट होटल में पहुंचे तब तक सीएम ऑफिस से लेकर प्रशासन तक मामला पहुंच चुका था। मामला गरमाया तो देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने डीएम देहरादून से बात की। डीएम देहरादून ने एयरपोर्ट न पहुंचने की वजह गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होना बताया। मेरी संज्ञान में आया तो मैंने मालूम किया तो डीएम जो है वो गवर्नर साहब की वीसी हो रही थी, उसमें थे और ये उन्होंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी बात डाल दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री की नाराजगी के बाद फ्लीट की व्यवस्था ठीक की गई। अभी लोकसभा स्पीकर के प्रोटोकॉल में शिष्टाचार न निभाने और फोन न उठाने को लेकर मामला गर्म है। प्रोटोकॉल के एक के बाद एक मामले सामने आने से कहीं न कहीं उत्तराखंड की किरकिरी हो रही है। पहले लोकसभा स्पीकर, फिर केंद्रीय मंत्री, और आगे क्या यही सब कुछ चलता रहेगा या हालात सुधरेंगे, इसको लेकर बहुत गहराई से सोचे जाने की जरूरत है। और इसको लेकर अफसरशाही को भी सोचना होगा कि क्या उन्हें करना है, क्या वो चाहते हैं, और आखिर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड का क्या परसेप्शन दूसरे राज्यों में क्रिएट करेंगी। फिर वो चाहे आंध्र प्रदेश से आने वाले राम मोहन नायडू हो या फिर राजस्थान से आने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और इस बीच एक बड़ी खबर, देहरादून के डीएम पर केंद्रीय मंत्री को प्रोटोकॉल नहीं देने का आरोप लगा है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी भी जताई थी। इसके बाद डीएम सविन बंसल शाम को एयरपोर्ट पहुंचे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को विदा करने के लिए डीएम जो है सविन बंसल वो एयरपोर्ट पहुंचे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डीएम पर केंद्रीय मंत्री को प्रोटोकॉल नहीं देने का मामला और ये आरोप लगे थे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी भी जताई। डीएम सविन बंसल शाम को एयरपोर्ट पहुंचे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को विदा करने के लिए डीएम सविन बंसल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और उत्तराखंड में सिविल एविएशन सेक्टर को मजबूत किया जाएगा और सबसे ज्यादा हेली नेटवर्क पर काम किया जाएगा। सिविल एविएशन समिट के लिए उत्तराखंड आए केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि हेली सिस्टम को ठीक किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत के राज्यों में एयरपोर्ट से लेकर हेलीकॉप्टर सर्विस को बेहतर किया जाए, इस बात पर चर्चा देहरादून में हुई सिविल एविएशन समिट में हुई। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने उत्तराखंड को बेहतर कनेक्टिविटी देने का भरोसा दिया तो हेलीकॉप्टर सर्विस को और बेहतर बनाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गंभीरता के साथ हेली सर्विस बेहतर करने में मदद की जाए। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए अलग पॉलिसी भी बनाई जाए। पर्वतीय राज्यों की जो विशिष्ट भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना के अंतर्गत एक पृथक विमानन नीति बनाई जाए। इस नीति में अतिरिक्त वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, विशेष एटीसी व्यवस्थाएं, मौसम पूर्वानुमान तंत्र, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे आयामों को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय पर्वतीय विमानन ढांचा भी तैयार करे। पहाड़ी राज्यों के लिए हेलीपोर्ट्स को विस्तार करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्लान है और हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे भी 18 हेलीपोर्ट आज बने हुए हैं। सिविल एविएशन समिट में बात केदारनाथ के हादसों की भी हुई कि कैसे हेली सर्विस को बेहतर बनाया जाए।
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इस पर गंभीरता से काम चल रहा है और सितंबर में जब फिर हेली सर्विस शुरू होगी तो एसओपी एटीसी के साथ सिस्टम ठीक होगा। चेंजेस लेके आने हो तो उसके लिए उखाड़ा जो उत्तराखंड के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों लगातार बहुत विस्तार तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशंस और बेहतर करने के लिए अभी सितंबर में जब शुरू होगा वापस उस टाइम तक कुछ ऐसे निर्णय लेंगे कि और सटीक तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस और अच्छे हों। राज्यों में एयर कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो और केंद्र सरकार कैसे उसमें मदद करेगी, ये बात समिट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यों को बताई तो भरोसा दिया कि अलग अलग को देखते हुए पहाड़ी राज्यों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और 1 जुलाई को महेंद्र भट्ट को बीजेपी का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कई बार भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं लेकिन बीजेपी नेतृत्व जिस पर विश्वास करता है उसको काबिलियत दिखाने का पूरा मौका देता है, जिसका उदाहरण खुद मैं हूं। सीएम धामी ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व अपने नेताओं के साथ अंगद की तरह पैर जमा कर रखता है। वहीं सीएम धामी के बयान पर हरीश रावत ने तंज भी कसा और उनका 2017 का दर्द एक बार फिर से उभर आया है। उन्होंने कहा कि कई लोग मंत्री पद की आस में थे, कई दिन से उछल कूद मचा रहे थे लेकिन उनको अंगूर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि धामी जी ने अंगूर के गुच्छे को और ऊपर टांग दिया है। और हमारे यहाँ संगठन में जब एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है तो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी पूरा समय दिया जाता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। अनेक बार अनेक प्रकार की अफवाहें चलती हैं, अनेक प्रकार का बाजार गर्म होता है, फैब्रिकेटेड न्यूज़ें चलाई जाती हैं, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास रखता है और अंगद की तरह उसके पैरों को जमाए रखता है। उनका हमारे सर पर हाथ होता है। हमारे कार्यकर्ता वो तो बीजेपी की हकीकत है। आप पूछ लो, कई लोगों के जो मंत्री बनना चाहते हैं वो कई दिनों से उछल कूद मचा रहे हैं, लेकिन धामी जी हैं वो अंगूर के गुच्छे को और ऊपर टांग दे रहे हैं। वो जानते हैं जैसे ये गुच्छा नीचे आया तो मेरा गुच्छा भी गिर जाएगा। और दूसरा जो मुख्यमंत्री वाला गुच्छा है उसको वो ऊपर रहे, जितना ऊपर रहेगा उतना ही जो है उनके जो दूसरे उछल कूद मचाने वाले लोग हैं, अब वो सब कह रही है कि ये पूछ करके देख लीजिए, कई लोग हैं जो अंगूर खट्टे बता रहे हैं। पंचायती चुनावों में चमोली के रानो वार्ड की लड़ाई अब बहुत ही दिलचस्प हो गई है। नामांकन के तीसरे दिन बीजेपी के जिला अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल ने भी रानो वार्ड से ही जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल गुरुवार को ही बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी ने भी इसी वार्ड से अपना नामांकन करवाया था और अब बीजेपी जिला अध्यक्ष के मैदान में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई है, जिससे यहाँ सीधा और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। छोटे छोटे काम करते हुए आगे हमारी रानावाड़ की जनता ने मुझे निर्वाचित किया और आज जिला अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है। और इस बार भी पूरे क्षेत्र की जनता का आह्वान है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ रह के आपको विजयी बनाएंगे। और लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच चुकी हैं। जिला पंचायत जहरी सीट से उन्होंने जिला पंचायत पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अपने समर्थकों के साथ पौड़ी मुख्यालय पहुंची नीतू रावत ने नामांकन दाखिल किया। ये क्षेत्र के लिए विजन मेरा ये रहेगा कि जो सुविधाएं जो हमारी महिलाओं को प्राथमिकता महिलाएं रहेंगी, जो महिलाओं को जो नहीं मिल पाया है उसको मैं प्राथमिकता दूंगी कि महिलाएं आगे बढ़कर जो है उसमें भाग ले सके, जो उनके अधिकार हैं।
उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन चल रहे हैं। गांव की सरकार का हिस्सा बनने के लिए हजारों दावेदार मैदान में उतर रहे हैं। दावेदारों के मैदान में आने से गांवों की रौनक बढ़ गई है। साथ ही पहाड़ के कोर्ट कचहरी में भी काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। देखिए। अपराध कम होने के चलते पहाड़ की कोर्ट में आमतौर पर ऐसा नजारा नहीं दिखता है जैसा इन दिनों दिखाई दे रहा है। जिले से लेकर तहसील तक की कोर्ट को 3 दिनों से पंचायत चुनाव के दावेदारों ने गुलजार किया है। दावेदार नॉमिनेशन के लिए शपथ पत्रों को बनाने के साथ ही नामांकन पत्र भरवाने के लिए भी वकीलों के पास जा रहे हैं। ऐसे में हालात ये हैं कि वकीलों के पास इन दिनों पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। बड़े वकीलों ने तो अपने जूनियर्स के साथ मिलकर कई टेबल लगाई हैं, जहां हर दिन हजारों दावेदार पहुंच रहे हैं। सभी तरह के उम्मीदवार, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में हो, ग्राम प्रधानों के रूप में हो, यहाँ पर लगातार आना उनका लगा हुआ है। और हमारे जितने भी साथी गण हैं, काम करने वाले व्यवसाय अपना कर रहे हैं। जो नोटरी अधिवक्ता हैं वो सब जिला पंचायत हॉल क्या कहते हैं ब्लॉकों में विकास खंडों में काम कर रहे हैं। एक प्रपोजल कम से कम 6 या 7 स्टाम्प लग रहे हैं। कम से उसका खर्चा 1000 से 1500 रुपये आ रहा है और स्टाम्प का अलग से। पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन के लिए दावेदारों को 7 शपथ पत्र देने पड़ रहे हैं। इन शपथ पत्रों को तैयार करने का काम पूरी तरह वकीलों के हवाले है। यही नहीं, नॉमिनेशन फॉर्म भी ज्यादातर दावेदार वकीलों की मदद से ही भरवा रहे हैं। ऐसे में वकीलों के साथ ही कोर्ट कचहरी में तैनात अराजनवीसों के पास भी इन दिनों काफी काम है। नामांकन के शुरुआती 3 दिनों में शायद ही कोई कोर्ट कचहरी ऐसी हो जहां दावेदार नजर नहीं आ रहे हो। आज हमने शुभ लगनानुसार यहाँ पर अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया है और एक नामांकन पत्र में लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये का खर्चा हमारा अभी तक आया है। पंचायत चुनाव के लिए 3 दिनों से नामांकन जारी है। ऐसे में अब सिर्फ 1 दिन नामांकन का बचा है, तो जाहिर है आखिरी दिन भी कोर्ट कचहरी पंचायत के दावेदारों से पूरी तरह गुलजार रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल टनकपुर पहुंच गया है और इस दल में 13 महिलाओं के साथ कुल 45 यात्री शामिल हैं। टनकपुर पहुंचने पर दल के सदस्यों का स्वागत भी किया गया है। ये पहला मौका है जब मानसरोवर यात्रा टनकपुर के रास्ते हो रही है। पहला दल शनिवार को पिथौरागढ़ होते हुए बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा। सभी यात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए खासा उत्साहित भी नजर आए। मानसरोवर यात्रा पूरे 5 साल के इंतजार के बाद हो रही है। इस बार यात्रा में सिर्फ 5 दलों को ही मौका मिला है। ये 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में पहुंचेगा। लिपुलेख की तरफ पहली यात्रा जा रही है, पहली ट्रिप। इस ट्रिप में संयोगवश सबसे बुजुर्ग मैं हूँ, एज के हिसाब से मैं बुजुर्ग हूँ सबसे। और संयोग से भगवान ने जो है लॉटरी में मेरा नाम निकाला। 2 दिन के हेल्थ चेकअप में भी मेरे को सफलता मिल गई। संयोग से मैंने अप्लाई किया और पहले ही बैच में मेरा नाम आ गया। तो इतनी बड़ी खुशी है कि मतलब मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ी कृपा है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ के जितने करीब 40-45 लोग हैं, सब बहुत उत्साहित हैं। IIT दिल्ली में आज रोड सेफ्टी को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा भी शामिल हुए। अजय टम्टा ने कहा कि रोड का निर्माण सिर्फ इंफ्रा बनाना नहीं, बल्कि उद्योग, शहरीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी और जन कल्याण का इंजन बन रहा है। साथ ही कहा कि उनकी सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। कि जो रोड एक्सीडेंट में उनमें कमी आए और दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाई जा सके। और इसी के कारण से जो हमारी DPR है या रोड में जो समस्याएं हैं, उसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रोड सेफ्टी कमेटी होती है, स्टेट रोड सेफ्टी कमेटी होती है। उस पर भी हमने कई बार उसमें सुधार किया है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पाबो क्षेत्र की नाबालिग के साथ युवक ने दुष्कर्म किया था। विकास नगर में यमुना नदी में कूदे युवक का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है।
एसडीआरएफ ने शव के आगे बह जाने की आशंका जताई। मॉनसून के दौरान नैनीताल में नदी, नालों और गड्ढेरों में जाने पर रोक लगा दी गई है और बारिश के दौरान बढ़ते हादसों के चलते प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। देहरादून के कालसी में आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर मोर समेत 3 वन्यजीवों का शिकार हो गया है। 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कोटद्वार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें दी हैं। नगर निगम के ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉर्बेट में महाराष्ट्र के नेचर गाइड के दल ने टाइगर सेल से कई जानकारियां जुटाई हैं। महाराष्ट्र का दल एआई तकनीक और टाइगर सेंसस की जानकारी से काफी प्रभावित दिखा। चमोली के नारायण पर्वत क्षेत्र में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। नैनीताल में ध्वनि प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सभी पालिकाओं और पुलिस स्टेशन में ध्वनि प्रदूषण मानक और यंत्र तत्काल लगा दें और रिपोर्ट कोर्ट में फाइनल करें। आईजी नीलेश आनंद भरड़े ने हरिद्वार में पुलिस के साथ कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। साथ ही नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। रामनगर से आगरा फोर्ट तक सफर करने वाले ट्रेन को आधुनिक तकनीकी से अपग्रेड किया गया है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम रहेगी। मॉनसून पीक पर है और ऐसे में देहरादून नगर निगम का नया नोटिस लोगों के गले नहीं उतर रहा। शहर में 36 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और इनके आसपास रहने वालों को इलाका छोड़ने का नोटिस भेज दिया गया है। देखिए। देहरादून में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ऐसी बिल्डिंग चिन्हित की गई है जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये पुरानी इमारतें शहर के बीचों बीच मुख्य बाजारों में आए दिन दिखती हैं, लेकिन ताजुब इस बात का है कि नगर निगम के अधिकारियों की नजर साल भर इन पर नहीं जाती, लेकिन ठीक बरसात के वक्त नगर निगम के सोए हुए अधिकारियों को इनकी याद आ जाती है। अब मॉनसून में मुद्दा फिर उठा है। इन बिल्डिंग के आसपास रह रहे लोगों को यहाँ से हटने को कहा गया है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। सरकार को ये समझ में आया है कि जी ये बिल्डिंगें खाली करनी है, ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। तो जिन लोगों को ये परेशानी हो रही है उस चीज़ का समाधान पहले निकालना चाहिए था। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन से गिरासू भवन है, कितने लोग उसमें रह रहे हैं, क्या नियम कायदे कानून कहते हैं। ये नहीं कि रातों रात आप उनको नोटिस जारी करके बोल दें कि आप इसको खाली करिए। ये कतई नहीं होना चाहिए। वहीं देहरादून के मेयर का कहना है कि समय समय पर पहले भी नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन लोग कोर्ट चले जाते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। देखिए, पहले इससे क्या है कि इसमें कानूनी विवाद चल रहे हैं और उसके चलते हुए जो हम नोटिस भेजते हैं तो वो किसको दिया जाए, किसको दिया, मतलब उसमें कई जो है उसमें हकदार सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में हमने उनको कहा है कि भाई तो इसमें कोई आबादी ना हो, ये सुनिश्चित हमने किया है और अब बहुत जल्दी हम इसमें कार्यवाही करने का हमने मन बना लिया है। वैसे ये अकेले देहरादून का मामला नहीं है। प्रदेश भर में ऐसी कई बिल्डिंग हैं जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन समय पर जागने के बजाय अधिकारी इंतजार करते हैं किसी घटना के घटने का और उसके बाद शुरू हो